हेलो दोस्तों, होमवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हमारा सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट है, उसका अध्याय नंबर 1 समानता। तो सबसे पहले जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उन्हें हम हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक। तो चारों में से हम जब पुस्तक पढ़ते हैं, हमारा जो पहला अध्याय है समानता, उसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम ये जो योजना है तमिलनाडु राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। तो उत्तर में आपको तमिलनाडु यहाँ पर लिखना है। दूसरा नंबर देखिए, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता भेदभाव, समानता, जातिवाद, निरंकुशता। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों में से हमें ऑप्शन बी जो है इसको टिक करना है और उत्तर के सामने हमें लिख देना है इसमें, तो हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा देखिए, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? नंबर 1 देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, तो हमारे संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी स्थान पर जा सकता है। अस्पष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसको आप टिक कीजिएगा और उत्तर के आगे आपको ये लिखना है, तो आपका ये जवाब भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो चौथा प्रश्न है, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है। तो उन्हीं में से कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को हमें समझना है। और नीचे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, जो सही है उसको हमें टिक करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये तीनों ही कथन है। समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है, ये भी सही है। इसके बाद दूसरा है, सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है, ये भी सही है। और तीसरा है, सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। अब पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? एक तो है कथन ए और कथन 2, और दूसरे में है कथन ए, बी और सी, यानी 1, 2, 3। और सी में पूछा गया है कथन 1 एवं 3, और डी में कथन 2 एवं 3। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, तो हमें वो देखना है जिसमें तीनों ही सही बताए गए हों। तो ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर कथन 1, 2 एवं 3 ये तीनों सही हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे और उत्तर में भी इसको लिख देंगे। आगे देखिए, पाँचवा जो प्रश्न है, पाँचवें प्रश्न में पूछा गया है अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कहा गया। तो अमेरिका का एक यहाँ पर जिक्र किया गया है, यह है नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि हमने एक कहानी अच्छे से समझी हुई थी। जो एक लेडी थी जिसे बस में बैठने से मना किया गया, उससे सीट अपनी मांगी गई, तो उसी के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यही आपके जवाब होगा और ये सही भी होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, और अब हमें कंप्लीट करना है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से रिक्त स्थान आपके शुरू होते हैं। पहला है, रोजा पार्क्स एक और खाली स्थान महिला थी। तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि ये अफ्रीकी अमेरिकन मतलब अफ्रीका से पहले 1950 से जो गुलाम अमेरिका में लाए गए थे वो वहीं पर बस गए, उन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो ये हमारी जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बी देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद संसद हमारे रिक्त स्थान का आधार स्तंभ है। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो इसमें लोकतंत्र आ जाएगा। और फिर देखिए डी वाला, भारतीय संविधान सभी रिक्त स्थानों को समान मान्यता देता है। तो सभी व्यक्तियों को समान मान्यता देता है। तो एक एक करके हमें सेंटेंस पूरे कंप्लीट करना है। ये सारे सेंटेंस आपकी पुस्तक में है, एक बार पुस्तक आप ठीक से पढ़ेंगे तो सारे जवाब आपको वहीं पर मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7 की ओर।
ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो समानता के लिए संघर्ष भारत में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। तो आपकी पुस्तक में 2 अच्छे उदाहरण हैं, आप दोनों देशों के नाम लिख देंगे तो भी आपका जवाब गलत नहीं होगा। आगे का प्रश्न देखना है हमें। प्रश्न क्रमांक 8, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान क्या होता है? संविधान एक प्रकार से, जैसे हमारे देश का जो संविधान है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के द्वारा लिखा हुआ है, रचित है, और कई सारे व्यक्तियों का उसमें योगदान है। जब हम संविधान को एक सेपरेट अध्याय में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें उसमें हम समझेंगे। अभी हमें एक प्रकार से उसकी परिभाषा यहाँ पर बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है, संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, इतना आप लिखिए, छोटा सा है, परिभाषा हमको लिखनी है तो हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या आशय है? तो यहाँ पर देखिए वयस्क का मतलब होता है एक प्रकार से जो एडल्ट हम बोलते हैं इंग्लिश में। वयस्क मतलब कि जब कोई व्यक्ति जो सरकार चुनने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाता है, एक उम्र सीमा जो है उसको पार कर लेता है, तो उसको वयस्क कहते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार मतलब कि वोट देने का अधिकार का आशय है। तो इसका भी हमें एक प्रकार से परिभाषा ही लिखनी है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं, यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको प्रत्येक नागरिक के लिए जो कि वयस्क हो जाता है, अपना वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें इतनी समझ आती है कि किस सरकार को चुनना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि वह चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, या फिर किसी भी धर्म या जाति का हो, या किसी भी लिंग का हो, उसको क्या करना है, मताधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो उसी को हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को यहाँ पर हमें लिखना है। तो आपकी पुस्तक में एक जो सेपरेट कॉलम दिया हुआ है जिसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको दिखाया गया है। यदि आप चाहें तो पूरे ही जो अनुच्छेद 15 के प्रावधान हैं, 3-4 उसमें प्रावधान हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पुस्तक में इतनी जगह नहीं थी तो पूरा यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो आप पूरे को याद करने की प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और यदि परीक्षा में पूछा जाए तो पूरा ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद 15 है यह क्या कहता है, यह एक प्रकार से धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उस पर प्रतिषेध लगाता है, उस पर रोक लगाता है, उसके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश वर्जित नहीं कर सकता है। ये इसमें राज्य का भी प्रावधान है, राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो आप पूरे प्रावधान इसमें लिखिएगा ताकि आपका जो जवाब है वह कंप्लीट हो जाए। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 11वां, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? तो ये पुस्तक में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब हमें किस प्रकार से सरकार ने समानता के जो अधिकार हैं उन्हें लागू किया है देश में, उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रथम कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति को समान बना दिया गया है। तो सबसे पहले संविधान में जो वर्णित है उसके अनुसार सरकार ने कानूनी रूप से हर व्यक्ति को समान बनाया है। कोई व्यक्ति को अधिक अधिकार या किसी को कम अधिकार देने का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हैं, तो कानूनी रूप से समान कर दिया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या फिर जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो उसको किसी भी जात या धर्म के आधार पर या उसके वंश के आधार पर या फिर वो कहीं दूसरी जगह जन्म लिया है उसने, तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भी समानता स्थापित करने के लिए नियम लाया गया है।
तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें से खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, मेला देखने जा सकते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी शहर में हम जा सकते हैं, कहीं पर जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो हैं, ये सारे कानून सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो एक प्रकार से ये सरकार के प्रयास हैं जो समानता स्थापित करने के लिए लागू किए गए हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसके लाभ क्या हुए, वो लाभ हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम इन्हें विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना स्पेस था उतने ही मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें एक पॉइंट बनाकर 3 पॉइंट भी बना सकते हैं और 3 पॉइंट बनाकर उनका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। यदि आपकी पुस्तक में जो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अधिक मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है तब। तो हमें क्या लिखना है, देखिए सबसे पहला लाभ क्या हुआ है, स्कूलों में अधिक संख्या में प्रवेश एवं उनकी उपस्थिति में सुधार आया। जब मध्याह्न भोजन की जो योजना है ये प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो लाभ हुआ वह यह हुआ कि जो गरीब व्यक्ति थे उन्होंने अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराया ताकि उन्हें एक समय का मध्याह्न यानी दोपहर के समय का भोजन मिल सके। इससे क्या हुआ कि जो शालाएँ हैं उनमें बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ, अधिक संख्या में बच्चे उपस्थित रहने लगे। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिलती। जातिगत पूर्वाग्रह मतलब कि जो ऊंच नीच भेदभाव या अस्पृश्यता फैली हुई थी देश में, इससे में भी सुधार इसमें आया। और मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे। और तीसरा जो लाभ है उसके रूप में हम लिख सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति थे जो कभी कभी एक समय का भोजन पाते हैं और जो नहीं पाते हैं उन्हें कम से कम ये हुआ कि वह यदि पढ़ने आते हैं तो उनके पेट में कुछ जाता है, उनकी भूख मिट जाती है। तो 3 ये लाभ हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हमारा ये जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये अधिक मार्क्स में पूछा जाता है, विस्तृत अधिक शब्दों में लिखने के लिए आता है, तो फिर आप इनका वर्णन ठीक तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। तो वही अधिकार जो हुआ था, अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए जो आंदोलन किया गया था अमेरिका में अस्पृश्यता के खिलाफ। जैसे कि यहाँ पुस्तक में आपकी एक कहानी दी हुई है कि जो लेडीज़ है रोजा पार्क्स, वो बस में सफ़र करती है तो वहाँ पर एक प्रकार का भेदभाव ये होता है कि जो अमेरिका के मूल नागरिक हैं उनकी जो चमड़ी होती है वह गोरी कलर के होते हैं और अफ्रीकी जो नागरिक रहते हैं वह काले कलर के। तो भेदभाव ये होता था कि यदि बस में काले कलर के व्यक्ति सफ़र करते हैं तो यदि गोरा व्यक्ति आता है तो फिर उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी और गोरे व्यक्ति को देनी पड़ती थी। तो एक प्रकार से ये अस्पृश्यता वहाँ पर चलती थी, भेदभाव चलता था। इसी के खिलाफ 1955 में ये आंदोलन हुआ जिसे हम नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। तो उसी के बारे में हमें लिखना है कि नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज में अधिकारों को जो अधिकार चाहिए थे उन्हें उनकी मांग की। तो उसी आंदोलन को हम नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा भी हमें लिखना है और ये यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो ये अधिक मार्क्स में ही पूछा जाएगा। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है? तो एक प्रकार से जब हम ये लेसन पढ़ते हैं, ये अध्याय पढ़ते हैं तो पूरा निचोड़ इसमें हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा जवाब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। सतत संघर्ष मतलब कि कंटिन्यू। हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, पहले से जो चली आ रही हैं, उनको एकदम से हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत समय लगता है, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। तो लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से ये क्या है, एक चुनौती है जो कि इसे कंप्लीट करनी होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो लोगों की जो मानसिकता होती है वह धीरे धीरे परिवर्तित होती है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं क्योंकि हमारे संविधान में ये
वर्णित है, ये अधिकार समानता का अधिकार दिया गया है, सरकार ने भी उसे लागू किया है, लेकिन फिर भी लोग मानसिक तौर पर इस एक बीमारी से एक प्रकार से ग्रसित हम इन्हें कह सकते हैं, इसलिए समानता स्थापित करने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, इतना हम अभी लिखेंगे तो हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखते हैं अब क्या बचा है। एक और जो प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रश्न क्रमांक 15, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? तो क्यों चलाना पड़ा उसका कारण हमें लिखना है। तो अमेरिका में जो काले और गोरे दो प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक प्रकार से बहुत असमानता का व्यवहार किया जाता था। सरकार भी कम अधिकार काले लोगों को देती थी और अधिक अधिकार जो है वह गोरे लोगों को। इस कारण से वहाँ पर ये असमानता का व्यवहार किया जाता था, जिससे कि अफ्रीकी जो अमेरिकन नागरिक हैं उन्हें एक आंदोलन चलाना पड़ा ताकि वह अपने अधिकार प्राप्त कर सकें सरकार से। तो इसमें हमें लिखना है 1950 से पहले अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के कोई कदम पहले नहीं उठाए गए थे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ता था। इसी व्यवहार ने 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, इतना लिखेंगे तो क्यों चलाना पड़ा इसका जवाब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है जो आपको करना है, इसका जवाब यहाँ पर मैं नहीं दे सकता, ये आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है और आप उसकी किस प्रकार मदद करते हैं? तो आपके साथ कोई भी दिव्यांग व्यक्ति यदि पढ़ता है, पढ़ाई करता है आपकी कक्षा में, तो आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार यहाँ पर आप लिखिएगा। और हालांकि ये जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी नहीं है, परीक्षा में बहुत कम इसके चांस हैं आने के, तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है और अगला अध्याय है हमारा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसको करेंगे हम अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करके ज़रूर रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।